नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जो आज की क्लास होगी आपकी, वो होगी अपनी क्लास 10th से संबंधित, जिसमें हम चर्चा करेंगे। उनकी एक पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ। उस आर्थिक विकास की समझ में हम सामान्यतः देखते हैं तो जो टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं वो इन क्लास के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। जिसमें पहला टॉपिक रहता है अपना विकास, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तीसरा है मुद्रा और साख, चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और पांचवा है उपभोक्ता अधिकार। तो ये 5 टॉपिक आपकी इस पुस्तक में दिए गए हैं। इनका हम 1 बाय 1 अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपको हमारे द्वारा क्लासेस ली जाए। इसमें हमने जो टारगेट रखा है दोस्तों, आपकी जो क्लास 10th है उसमें सभी जीके हैं, जिसमें हम भूगोल की चर्चा करें, चाहे हम राजनीति की बात करेंगे, चाहे हम अपने इतिहास की बात करेंगे। तो चारों से संबंधित, आपको जीके से संबंधित आपकी क्लासेस हम हमारे चैनल पर डाल देंगे। तो आपका क्या है, आप डेली हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको यहाँ पे आपकी क्लासेस मिल जाएंगी, जिससे क्या है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली हैं वो अच्छे से हो जाएं और आपका रिजल्ट भी 100% रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें उससे पहले हम बताएं कि जो आज की क्लास है वो रहेगी आर्थिक विकास की समझ, जिसमें हम 5 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। परंतु आज की क्लास है, आज की क्लास में हम सामान्य जानकारी को लेंगे। इसमें जो 2 टॉपिक हैं मेन, अपने विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आप इस क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और धैर्यपूर्वक सुनिएगा। हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाए, बस आपका हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे हम उतनी ही अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जिससे आपका रिवीजन है या कम समय में आपका रिवीजन हो जाए आपकी सब्जेक्ट का, तो आपको ही फ़ायदा है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास का, जिसमें हम देखें सबसे पहले आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ ये अपना एक जो मेन सब्जेक्ट होती है इकोनॉमिक्स, या कहें अपनी अर्थशास्त्र, उससे संबंधित ये आपकी बुक है। उसमें हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। जिसकी हम बात करें, सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किया था वो किया था अपने एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने। तो इसमें आप एक ही चीज़ ध्यान रखना कि जो आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आपको वहाँ पे करना है एडम स्मिथ। इसके अलावा हम बात करें, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का हम 2 प्रकार से अध्ययन करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, एक है अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। परंतु आपका लेवल 10th लेवल तक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ अपने मेन टॉपिकों को ध्यान रखिएगा। बाकी हम बताना तो आपको बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु समय का अभाव होने के कारण हम आपको पूरा अध्ययन नहीं करा पाएंगे। आप इस क्लास में सिर्फ इतना देखिएगा कि आपकी जो 10th क्लास है उस पर फोकस कीजिएगा। परंतु हम जो भी कॉन्सेप्ट होंगे हमारे, उनको आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी देंगे, किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम इस क्लास में आज आए हैं। तो बिना किसी देरी के इस क्लास का हम करते हैं शुभारंभ, जिसमें हम बात करें सबसे पहले जो मेन टॉपिक है अपना विकास। तो सामान्य सी बात है, कोई भी देश है या किसी भी देश का विकास है वो किन किन फैक्टरों पर निर्धारित होता है, या विकास को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसमें हम और ये भी जानेंगे कि विकास है और एक होता है अपना वृद्धि, उनमें क्या अंतर होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले विकास है, आखिरकार विकास होता क्या है। तो विकास के रूप में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, विकास का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, जिसमें हम बात कर सकते हैं अपने मानसिक विकास के बारे में भी, शारीरिक विकास के बारे में भी। इसके अलावा सामाजिक विकास होता है, एक होता है संवेगात्मक विकास, या कहें बहुआयामी और बहुमुखी विकास है। ये किससे संबंध रखता है? भाषागत विकास है, यानी भाषागत विकास होगा वो हमारा भाषागत विकास हो जाएगा। शारीरिक जो भी विकास होता है वो शारीरिक विकास में आ जाएगा। मानसिक विकास या जो भी अपना बौद्धिक विकास होता है वो अपना मानसिक विकास में आ जाएगा। तो ये सब विकास के प्रकार देखे जाते हैं। परंतु आप इतना ध्यान रखिएगा, मेन टॉपिक पे देखें हम कि आर्थिक विकास, आपका जो टॉपिक है पहला विकास, उसमें हम देखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, और जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक लड़का है जो क्या कर रहा है, अपनी हाइट को देख रहा है, जिसमें इसकी हाइट है यहाँ तक है, परंतु हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस व्यक्ति की या इस बालक की हाइट यहाँ तक हो जाए तो ये क्या है, ये एक विकास है या फिर एक वृद्धि है, तो आपको बताना है। तो इसमें हम देखते हैं, यदि किसी पर्सन या व्यक्ति की बात हो
तो उसमें आप एक ही चीज़ ध्यान रखना, यदि मात्रात्मक की बात होगी, किसकी? मात्रात्मक की, सिर्फ मात्रात्मक की बात कर रहे हैं ना कि गुणात्मक की, तो मात्रात्मक जो वृद्धि होगी वो अपनी क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। इसे हम विकास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। परंतु मात्रात्मक के अलावा आपको गुणात्मक भी वृद्धि देखने को मिले या गुणात्मक भी विकास देखने को मिले तो वो हमारा आर्थिक विकास में आ जाएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विकास है वो हमारा निरंतर चलता रहता है, सतत एवं व्यापक जो इसकी अवधारणा रहती है विकास की, यानी ये क्या है? अपना प्रोसेस में रहता है हमेशा, विकास कभी रुकता नहीं है। परंतु वृद्धि है वो एक सीमित समय अवधि में क्या है, एक स्थान पे जाके क्या करती है? ये रुक जाती है। जैसे हम देखते हैं अपना हाइट है, हाइट को ही ले लेते हैं हम। हाइट है वो एक निश्चित समय अवधि में क्या है? रुक जाती है। तो कहते हैं आप कि मेरी हाइट इतनी है, इसके अलावा जब 5-6 साल बाद भी मिलते हैं तो इतनी हाइट है, मतलब जितनी हाइट है वो निर्धारित होती है, ये तब तक रहती है जब उसकी समय सीमा निर्धारित हो या एज है वो नहीं हो जाती। एक ग्रोथ है, इसको हम ग्रोथ कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और डेवलपमेंट अलग होता है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक विकास की बात करें तो इसमें हम जो देखने को मिलता है अंतर, एक मिलता है सतत एवं व्यापक, यानी कि विकास है वो तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन वृद्धि है वो एक निश्चित समय अवधि पर क्या है? रुक जाती है। यानी जब मैच्योरिटी आ जाती है तब क्या करती है? वृद्धि रुक जाती है। वही बात करें मात्रात्मक एवं गुणात्मक, किसकी? मात्रात्मक एवं गुणात्मक की बात करूं तो दोस्तों वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है। जैसे हाइट है उसमें हम फिक्स्ड डिजिट है, उसके अलावा आप कुछ भी उसमें करप्शन नहीं कर सकते। वही बात करूं विकास है वो एक प्रकार से गुणात्मक भी हो सकता है, तो दोनों है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है विकास। जैसे हम उदाहरण देते हैं एक जीडीपी का, किसी भी देश की जीडीपी का उदाहरण देते हैं, तो जीडीपी का जो प्रमाण होता है वो हम मात्रात्मक करते हैं। कैसे करते हैं? मात्रात्मक। भाई हम देश के स्तर पे बात करें, जैसे हम बात करें उस देश की जीडीपी इतनी है, उस देश की जीडीपी इतनी है, तो ये क्या है? वृद्धि है। लेकिन जो जीडीपी है यही निर्धारित करता है अपने विकास को। विकास क्या है? एक व्यापक अवधारणा होती है, जबकि वृद्धि है वो एक विकास में ही सम्मिलित की जाती है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात करें हम लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन, जो अपनी वृद्धि होती है उसमें लोगों की विचारधाराओं में वृद्धि से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जैसे ही विकास की बात आए तो उससे हमारे लोगों की जो विचारधाराएं हैं उनमें भी परिवर्तन आने लगता है। चौथा है उत्पादकता को बढ़ावा। वृद्धि कभी ये नहीं कहेगी कि उत्पादकता को क्या है? बढ़ावा दिया जाए, परंतु विकास हमेशा इस बात पर पूर्णतः फोकस देता है या ज़्यादातर जोर देता है, बल देता है, वो देता है उत्पादकता को बढ़ाने का। यानी उत्पादन कितना हो रहा है उस लेवल को हाई लेवल तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो विकास में किया जाता है, न कि वृद्धि में किया जाता है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक है धान्य विकास सर्वाधिक, यानी विकास में हम क्या करते हैं? धान्यता बनाते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ाने के साथ साथ जो जन है या लोग हैं उनके जन कल्याण की भी अवधारणा को इसमें शामिल किया जाता है। वही होता है अपना धान्यता का विकास, यानी विकास की धान्यता। बाकी हम आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्ट है 10th क्लास में जो आपकी बुक है उसमें दिया गया है धान्यता का या विकास की धान्यता, उसका हम आगे जब चर्चा करेंगे। बाकी इतना ही ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक विकास में सतत एवं व्यापक है, ये कैसी अवधारणा है? सतत एवं व्यापक, यानी निरंतर विकास होता रहता है। व्यापक है, इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता विकास का, ये अनलिमिटेड होता रहता है। बाकी हम बात करें अगला है विकास की धान्यता। तो विकास की धान्यता में आप देखिएगा कि आर्थिक विकास में जो प्रति व्यक्ति आय होती है, इसमें हम चर्चा भी करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। तो इसमें जो जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ लोगों के कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें जो फोकस होता है मेन, वो अपने आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों के कल्याण की भी या लोगों के कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी होती है उनके लिए सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि विकास की धान्यता में आपको यही लिखा
लिखना पड़ेगा। जब भी आपसे प्रश्न आएगा कि विकास की धारणता से आप क्या समझते हैं, विकास की धारणता क्यों महत्वपूर्ण है, इन्हीं कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है। यानी प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ हम क्या ध्यान में रखेंगे कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे अपने संसाधन हमारे यहाँ दो प्रकार से देखे जाते हैं, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। नवीनीकरण में हम देखते हैं भूमिगत जल को। किसको? भूमिगत जल को। वही प्राकृतिक संसाधन जो अपने गैर नवीनीकरण संसाधन है वो है कच्चा तेल, इसके अलावा जो कोयला है। तो इन दोनों बिंदुओं को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो भूमिगत जल है, जैसे भूमिगत जल की बात करूं मैं कि आजकल जो भूमिगत जल स्तर है वो काफ़ी डाउन होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, ना कि अपनी भावी पीढ़ी के लिए। तो हम जैसे इनमें संरक्षण प्राप्त करेंगे या संरक्षण देंगे इनको, तो आगे जो अपनी आने वाली भावी पीढ़ी है उसको फ़ायदा होगा। तो यही विकास की धारणता बताती है कि जो भी हमारे संसाधन है, चाहे नवीनीकरण हो चाहे गैर नवीनीकरण हो, उनको क्या है संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी है वो भी इनका क्या उठा सके, लाभ उठा सके, फायदा उठा सके। तो विकास की धारणता से संबंधित आपसे कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आप एक बार भी पुनः वापस जाके भी देख सकते हैं। बाकी ये क्लास आपके यूट्यूब चैनल है अपना, वहाँ पे हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाकी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है इसमें विकास को निर्धारित करने वाले कारक। विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में हम बात करें तो हम किसी भी देश का विकास के बारे में पता लगाएंगे तो सर्वप्रथम हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश का विकास इस तरह से हो रहा है। तो जिस देश के पास प्राकृतिक संसाधन की भरपार या भरमार उपलब्धता होगी वो देश हमारा विकासशील देश कहलाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है वो क्या निर्धारित करती है? विकास को निर्धारित करती है। इसके अलावा मानवीय संसाधन, क्या? मानवीय संसाधन। तीसरा है पूंजी निर्माण, चौथा है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, और पांचवा है औसत साक्षरता दर। यानी जिस भी देश की साक्षरता दर मजबूत होगी, वहाँ के लोगों में साक्षरता है वो विद्वान होगी, तो उस देश का विकास अच्छे से होगा। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति मजबूत होगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, तो उस देश का हम विकास का ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश का विकास सर्वाधिक होगा। प्रति व्यक्ति आय है, अब ये प्रति व्यक्ति आय यहाँ भी आ गया और उधर भी आ गया। जो हमने बात की थी अपनी धारणीय, जो विकास की धारणीयता थी उसमें, तो हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय की, लेकिन उससे पहले आप ये भी ध्यान रखिएगा कि विकास के क्या क्या लक्ष्य होते हैं। यानी विकास होता है उसके प्रमुख लक्ष्य क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो विकास के विभिन्न लक्ष्यों में हम बात करें, सबसे पहले जो पहला लक्ष्य होता है आय में वृद्धि करना। विकास हमें कब दिखेगा? जब हम लोगों की आय में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा आप क्या याद रखेंगे कि काम करने की अधिक दिन उपलब्ध होने चाहिए। यानी जो वहाँ के निवासी हैं किसी भी देश के, उनके लिए काम करने के लिए अधिक दिन होने चाहिए, यानी अधिक दिन के लिए रोजगार होना चाहिए। इसके अलावा बेहतर मजदूरी भी उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। जब उनको अधिक काम मिलेगा और अच्छा वेतन मिलेगा तो उससे क्या है उनकी स्थिति भी सुदृढ़ होगी, जिस कारण हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश का क्या होगा? विकास होगा। तीसरा, अगर उसके या जो देश है अपना वहाँ पे शैक्षिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी, तब भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं वहाँ पे विकास भलीभांति अच्छा होगा। इसके अलावा सुरक्षा को भी आप ध्यान रखिएगा। जिस देश में नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उस देश में हमेशा विकास होता रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार करना भी जरूरी है विकास के लिए, और सार्वजनिक सुविधा और समानता का व्यवहार भी रखना भी विकास के लिए एक लक्ष्य साबित होता है। तो ये विकास के विभिन्न लक्ष्य हमें पढ़ने पड़ते हैं, इनको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बाकी हम बात करें अब राष्ट्रीय आय। जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा है उससे आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय में हम देखें किसी भी देश की बात करें, चाहे हम कोई सा भी देश हो, चाहे चीन हो, जापान हो या अपना भारत हो, उस देश में क्या है एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वर्ष में क्या होता है जो भी वस्तुओं हैं उनका क्या है उत्पादन होता है या सेवाओं का उत्पादन होता है। तो
उनका जो अंतिम कुल मौद्रिक मूल्य होता है वो अपना राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही हम किसी भी देश की विकास दर का भी अनुमान लगा सकते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय मजबूत होगी उस देश का विकास अच्छा होगा, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बाकी आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय में हम हालांकि बहुत कुछ बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आय है उसको हम एनएनपीएफसी के नाम से जानते हैं, परंतु ये आपका लेवल क्या है, हाई हो जाएगा। ये हम जब 12th क्लास में पढ़ते हैं, आर्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि राष्ट्रीय आय का जो कॉन्सेप्ट है वो एनएनपीएफसी से संबंध रखता है, यानी एनएनपीएफसी को ही हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। तो इतना आप लोड मत लीजिएगा, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो किसी भी देश की एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही हम किसी भी देश के विकास दर का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा। अब हमने प्रति व्यक्ति आय की वहाँ पे भी बात की थी, और मतलब प्रति व्यक्ति आय है वो हमारे कई बार हमने सुना है, तो आप देखिएगा प्रति व्यक्ति आय है वो होती क्या है। तो राष्ट्रीय आय में हम बात करें देश की कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं, यानी जो राष्ट्रीय आय है, क्या राष्ट्रीय आय, उसमें हम देश की कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं, तो जो भागफल हमें प्राप्त होता है वो हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमारा प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाएगा। विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय हमेशा कम होती है, जबकि विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय हमेशा अधिक होती है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी वो अपना विकसित देश कहलाएगा या समृद्ध देश कहलाएगा। इसके अलावा जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होगी वो उसे हम विकासशील देश कहेंगे। बाकी जो अपने 2017 में एक विश्व बैंक थी, क्या विश्व बैंक, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, यहाँ आंकड़े मापदंड तैयार किए गए थे उनके द्वारा कि जो अपना यूएस डॉलर होता है, क्या यूएस डॉलर, जिसमें हम बात करें 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक हो तो उन्हें समृद्ध देश की संज्ञा दी जाएगी। किसके द्वारा निर्धारित की गई है ये? 2017 में विश्व बैंक के द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए गए थे उसमें बताया गया कि यूएस डॉलर के हिसाब से 12,056 प्रति वर्ष उससे या उससे अधिक जिस देश की प्रति व्यक्ति आय होगी वो देश हमारा समृद्ध देश कहलाएगा या कहलाएगा अपना विकसित देश। कैसा? विकसित देश। दूसरा कहा गया है इसमें यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष या उससे कम होगी उस देश की प्रति व्यक्ति आय, तो वो देश हमारा निम्न आय वाला देश कहलाएगा। जबकि बात करूं मैं भारत की, भारत है अपना मध्य आय वाला देश, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। भारत को हम विकसित देश नहीं कहेंगे बल्कि विकासशील देश कह सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बाकी हम बात करें आगे शिशु मृत्यु दर, ये भी जानने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य है। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है? किसी एक वर्ष में पैदा हुए जीवित व्यक्तियों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जो मर जाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, 1 वर्ष से पहले क्या है, जो बच्चे मर जाते हैं वही दर है, वो हमारी क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर। यानी किसी 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 व्यक्तियों 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में जितने बच्चे मर रहे हैं ना, उनका जो अनुपात है वही हमारा शिशु मृत्यु दर कहलाता है। बाकी हम बात करें अगला, साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता दर से आप समझ सकते हैं साक्षर, साक्षर यानी पढ़ा लिखा, जो लिख सकता है पढ़ सकता है, यानी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है, उसको ही हम साक्षरता दर के नाम से जानते हैं। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनमें जो साक्षर जनसंख्या है उनका जो अनुपात है वही हमारा साक्षरता दर कहलाता है। बाकी हम बात करें निवल उपस्थिति अनुपात, ये क्या होता है? तो 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले जो कुल बच्चे हैं, कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत ही निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। निवल का मतलब होता है यहाँ पे शुद्ध उपस्थिति अनुपात। बाकी हम और देखें, जैसे हमारी जो
पाठ्य पुस्तक है उसमें हम देखते हैं यहाँ पे तो आंकड़े दिए गए हैं। एक दिया गया है अपना हरियाणा का, दूसरा है केरल और बिहार। इनके तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ है राज्य, एक तरफ है उनकी शिशु मृत्यु दर, इसके अलावा एक तरफ है साक्षरता दर और एक तरफ है नवल उपस्थिति अनुपात। जिसमें हम बात करें अपने हरियाणा की, किसकी? हरियाणा की। तो हरियाणा की शिशु मृत्यु दर थी 33 और केरल की थी 10। इसके अलावा जो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर रही थी वो रही थी बिहार की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2017-18 में, किसके द्वारा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन था, उसके द्वारा हुआ था। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर 2016 में अपनी किस देश की थी, किस राज्य की थी, किस राज्य की? वो थी अपनी बिहार की। कितनी थी? 38। और सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो राज्य था अपना, वो था केरल की थी 10। साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर थी अपनी केरल की 2011 में, दूसरे नंबर पर था हरियाणा, तीसरे पर थी अपनी बिहार। नेवल उपस्थिति अनुपात की बात करें यानी प्रति 100 व्यक्ति में बात करें, आयु थी यहाँ पे निर्धारित 14 और 15, इसको ध्यान रखिएगा। 2013-14 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हरियाणा है उसकी 61 थी, केरल की थी 83 और बिहार की थी 43। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर 2016 के अनुसार किस राज्य की थी, तो आपको करना है वहाँ पे सर्वाधिक की बात करें तो वो है अपनी बिहार, जबकि न्यूनतम थी अपनी केरल की। साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर अपनी केरल की है 2011 के अनुसार और न्यूनतम है अपनी किसकी? इन तीनों राज्यों में न्यूनतम है अपनी बिहार की। तो इसको भी आप अच्छे से देख के जाना। बाकी हम बात करें मानव विकास किसे कहते हैं एवं मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो मानव विकास होता क्या है? तो मानव विकास से जो आशय है अपना कि जो मानव की मूलभूत आवश्यकता होती हैं, मूलभूत आवश्यकता मानव की 3 होती है मुख्य रूप से, रोटी, कपड़ा और मकान, परंतु इसमें एक और शामिल है स्वास्थ्य, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो मानव विकास से यही तात्पर्य होता है कि जो मानव की मूलभूत आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति होना ही क्या है? मानव विकास कहलाता है। जो मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? एक तो है अपने भोजन, दूसरी है वस्त्र, तीसरी है आवास और चौथी है स्वास्थ्य। जैसे हम उदाहरण दें कि एक व्यक्ति है, उसके पास भोजन की उपलब्धता है, वस्त्र की उपलब्धता है, लेकिन उसके पास हम बात करें आवास नहीं है, एक निजी स्थान नहीं है रहने के लिए, तो क्या वो उसका मानव विकास हो रहा है? नहीं होगा। तो मानव विकास के लिए ये चारों तत्व भी आपको ध्यान में रखने हैं कि मानव विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होना आवश्यक होता है। बाकी हम बात करें अगला कि मानव विकास सूचकांक। क्या? मानव विकास सूचकांक। तो सबसे पहले बात करूं मानव विकास सूचकांक, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी अपनी सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में। किसने बताया था ये? मकबूल उल हक, जो कहाँ के निवासी थे? अपने पाकिस्तान के। अब मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक होता है जिसके द्वारा देशों की जो तुलना है उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर की जाती है, दूसरा शैक्षिक स्तर के आधार पर की जाती है और तीसरी उसकी तुलना प्रति व्यक्ति आय के अनुसार की जाती है। यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय है वो अच्छी होगी तो वो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी होती है यूएनडीपी द्वारा, उसमें अच्छा स्थान प्राप्त करता है। जैसे हम देखें यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के बारे में, तो यूएनडीपी का मतलब क्या होता है? अपना संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम होता है, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। 2016 में भारत मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में से 130वें स्थान पे रहता है। जो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी की गई थी अपनी यूएनडीपी द्वारा, उस रिपोर्ट के अनुसार अपना 2016 में भारत जो स्थान रखता है वो रखता है 130। इसके अलावा सबसे अच्छी रैंक रखी थी इसमें जो अपने पड़ोसी देश था। कौन सा पड़ोसी? श्रीलंका। श्रीलंका की बेहतर रैंक रही थी इसमें 98। बाकी हम आगे चर्चा करेंगे टेबल के अनुसार, वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। जिसमें हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे अपनी श्रीलंका है उसकी रैंक रही है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे करप्शन कर लीजिएगा कि जो पड़ोसी देश हैं उनके आंकड़े भारत के तुलनात्मक दिए गए हैं। तो इसमें हम देखें सर्वप्रथम एक तरफ है देश, दूसरी तरफ है सकल राष्ट्रीय आय।
क्या सकल राष्ट्रीय आय, एक तरफ है जन्म के समय संभावित आयु, एक तरफ है विद्यालय औसत आयु, एक तरफ है विश्व में मानव विकास सूचकांक का जो क्रमांक है। तो आप HDI का ध्यान रखिएगा। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब यहाँ पे मानव विकास सूचकांक से ही है। मानव विकास सूचकांक में हम बात करें 3 तत्वों को लेकर रिपोर्ट जारी की जाती है। एक होता है शैक्षिक स्तर, दूसरा होता है स्वास्थ्य स्तर, तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि भारत है वो अपना 130वां स्थान रखता है। कितने देशों में से? 189 देशों में से। ये बात सिर्फ 189 देशों में से की जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी हम बात करें, श्रीलंका है पहले स्थान पर रहता है, 76 स्थान जो अपने पड़ोसी देश हैं उनमें से। तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी हम बात करें आगे, तो ये थे अपने क्या, जो पहला पार्ट था अपना विकास से संबंधित मैंने आपको सभी तथ्य करा दिए। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले एक प्रश्न दिया गया है, इसको देखिएगा कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसमें मैंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय है, इसके अलावा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी इसमें ध्यान में रखी जाती है, औसत साक्षरता दर भी है। तो कई फैक्ट भी मैंने आपको बताया, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, ये भी है, निर्धारित करता है। मानवीय संसाधन भी अपने विकास को निर्धारित करते हैं। पूंजी निर्माण भी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, जिस देश के पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उस देश का विकास सर्वाधिक होगा, अच्छा होगा, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, अपने विकास को निर्धारित करने वाले कारक हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। बाकी हम आगे देखें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये आप एक्सरसाइज आप अपने मन से कर लीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ाना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी जो भी डाउट हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका समाधान हम कमेंट के माध्यम से कर देंगे। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा यहाँ पे अर्थव्यवस्था, यानी जो दूसरा है अपना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसमें हम बात करें अर्थव्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो अर्थव्यवस्था का संबंध ऐसी व्यवस्था से होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाएँ हैं। जैसे हम बात करें कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, परिवहन संचार है, इनका अध्ययन करते हैं हम अर्थव्यवस्था में ही करते हैं। कहाँ करते हैं? अर्थव्यवस्था में। आर्थिक क्रियाओं में से हमें क्या प्राप्त होता है? आर्थिक क्रिया करते हैं हम, उससे क्या क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी क्रियाएं मानव अर्थव्यवस्था में रहकर ही होती हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था है वो किससे संबंध रखती है? अपनी विभिन्न क्रियाओं से रखती है। जैसे हम बात करें कृषि, व्यापार, उद्योग, बीमा, संचार, ये क्या है? आर्थिक क्रियाएं अपनी, जिनसे क्या है? धन की प्राप्ति होती है। यही तो होती हैं आर्थिक क्रियाएं, जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है। कृषि है, कृषि से हम क्या करेंगे? फसलों का उत्पादन करेंगे। फसल उत्पादन हो जाएगी तो उनको बेचेंगे भी, खाएंगे भी, धन की प्राप्ति होगी। व्यापार है, कोई भी चीज़ का हम व्यापार करेंगे या उत्पादन करेंगे तो व्यापार करने से क्या है? अपनी आर्थिक इनकम आएगी या इनकम आएगी। उद्योग है, उद्योगों से भी क्या है? हमें इनकम प्राप्त होती है। परिवहन है, परिवहन से हम सेवा देंगे तो क्या होगा? आर्थिक इनकम आएगी। तो अर्थव्यवस्था से संबंध यही है कि अर्थव्यवस्था में रहकर हमारे द्वारा क्या की जाती है? विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। इन क्रियाओं को हम अर्थव्यवस्था में ही रहकर करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या ध्यान रखेंगे? अब बात करूँ मैं अर्थशास्त्र की, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे एडम स्मिथ। इसके अलावा अर्थशास्त्र जब आप आगे की क्लासों में जाओगे, जो आर्ट लेंगे विद्यार्थी उनको पढ़ना पड़ेगा। एक तो होगी अपनी व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होगी समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो संपूर्ण को लेते हैं यहाँ पे। अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र देखने को हमें मिलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। परंतु आपकी 10वीं की बुक है उसमें सिर्फ 3 क्षेत्र दिए गए हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा सेक्टर या कहें सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा अर्थव्यवस्था के जो आधार हैं उसमें हम देखते हैं राज्य सरकार की भूमिका भी देखी जाती है, विकास की व्यवस्था भी देखी जाती है, क्षेत्रों की भूमिका भी देखी जाती है, नियोजन के आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं, निर्भरता के आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, विश्व के साथ संबंध के आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर हम 3 प्रकार से देखते हैं अर्थव्यवस्था। एक तो पूंजीवादी होती है, एक समाजवादी, एक मिश्रित। पूंजीवादी में हम क्या करते हैं, जो अपना पूंजी व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, उनका अधिकार होता है। समाजवादी में समाज को लेकर चलते हैं, मिश्रित में दोनों हो जाते हैं। विकसित या विकास की व्यवस्था के आधार पर हम देखें तो एक होता है अपना विकसित, एक होता है विकासशील, एक होता है अल्प विकसित। तो इसको आप ध्यान मत रखिएगा इतना, परंतु हम यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रों की भूमिका देखते हैं। यहाँ पे जो मेन टॉपिक है अपना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक तो होता है कृषि क्षेत्र या कृषि अर्थव्यवस्था, दूसरा है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, तीसरी है सेवा अर्थव्यवस्था। जो हम 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनका ध्यान रखिएगा। इसमें हम देखें सबसे पहले तो चौथा और 5वां को भी आप ध्यान रखिएगा, वो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से संबंध रखते हैं। क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपसे प्रश्न उठता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कितने हैं, परंतु इतना भी ध्यान रखिएगा क्षेत्रक से आप क्या समझेंगे कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका क्या सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि भी शामिल होती है, वानिकी भी, मछली पकड़ना भी शामिल होता है। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वन बाय वन देखें। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में आप ध्यान रखिएगा, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का हम निर्माण करते हैं तो उस क्षेत्र को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। इस क्षेत्र को हम कृषि या सहायक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम जो देखते हैं, पहला कृषि, जो गतिविधियाँ शामिल होती हैं इसमें कृषि, खनन, मत्स्य पालन, डेयरी, शिकार आदि, ये अपने प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा रहता है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्र में इसके अंतर्गत वे क्रियाएँ शामिल होती हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को हम विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कागज़ उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है, ये क्या है, सब अपने द्वितीय क्षेत्रक में शामिल होते हैं। इन्हें औद्योगिक क्षेत्र की भी संज्ञा देते हैं, जहाँ दूसरा नाम देखा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। इसके अंतर्गत वे क्रियाएँ शामिल होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद देती हैं, जो सेवा सेक्टर के नाम से जानते हैं, हम सेवा क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वकील, रेलवे, व्यापार, दूरसंचार, दुकानदार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो गतिविधियां हैं जो अपने क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में शामिल होती हैं, तृतीय क्षेत्र में। इसके अलावा अंतिम वस्तुओं से क्या आशय होता है। अब बात करूं अंतिम वस्तुएं, मध्यम वस्तुएं, ये क्या होती हैं। तो अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम उत्पादक क्या करता है, कच्चे माल के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में करता रहता है, उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है। ये अपनी अंतिम वस्तु होती हैं। जैसे हम बात करें एक मार्कर की, तो मार्कर है, सबसे पहले हम मार्कर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, भूमि चाहिएगी, श्रम चाहिएगा, पूंजी चाहिएगी, उद्यमी। लेकिन जो अंतिम वस्तुएं हैं उनमें हम उन वस्तुओं को शामिल करेंगे। जैसे हम मार्कर है, तो मार्कर हमारा पूरी तरह बन के तैयार हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले खरीदेंगे। कहाँ से खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे। तो मार्कर क्या है, अपना फिलहाल बन के तैयार हो गया है, वो अपना अंतिम वस्तु है, तो उसको हम बेचने के लिए खरीदेंगे। उसमें ही सारे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, जो भी आपका खर्चा आता है वो शामिल होता है। जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं सब को इंक्लूड करके उनसे प्राइस ली जाती है। जैसे हम गोदाम वगैरह से खरीद लेते हैं, मार्कर ही खरीदने चल रहा हूँ मैं, तो मार्कर हमने गोदाम से खरीद लिए, हमको पड़ रहा है एक मार्कर 3 रुपये का, गोदाम से खरीद लिया हमने, कोई कंपनी से खरीद लिए या कोई उद्योग से डायरेक्ट खरीद लिए। परंतु हम जब उन्हें बेचेंगे मार्केट में तो क्या 3 रुपये में दे देंगे हम उसे, नहीं दे पाएंगे। हम उनसे क्या है, जितने का मार्कर बन के तैयार होता है उससे 2 रुपये ज़्यादा ही बेचेंगे। तो अंतिम वस्तुओं से यही आशय होता है अपना कि इनका प्रयोग उत्पादक क्या करता है, कच्चे माल के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में करता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। राष्ट्रीय आय, ये मैंने आपको यहाँ इसलिए फैक्ट ऐड किया है क्योंकि आप राष्ट्रीय आय को ध्यान से पढ़िएगा अभी से, ताकि आपको बाद में परेशान नहीं आए।
बिस्कुट, ब्रेड, अलमारी, टेलीविज़न, ये क्या है? अपनी अंतिम वस्तुएं हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले एक किसान वर्ग का व्यक्ति होता है, वो गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं का उत्पादन उसने कर लिया। उसके बाद क्या है? गेहूं के बाद क्या बनेगा? उसका आटा बनेगा। आटे के बाद क्या है? उसका जो भी काम लेते हैं रोटी बनाने के लिए या बिस्किट बनाने के लिए, आटे के भी बिस्किट बनाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्रेड है, क्या? ब्रेड। इसके अलावा अलमारी है। जैसे हम लकड़ी है, सबसे पहले जंगलों से हम किसके रूप में? लकड़ी के रूप में प्राकृतिक संसाधन होता है एक प्रकार से। तो अपना संसाधन क्या रहेगा? लकड़ी रहेगी। एक लकड़ी से हम क्या करेंगे? विनिर्माण करेंगे, उसका अलमारी बना देंगे। ऐसी क्या है? अपनी प्रोसेस चलती रहती है। तो अंतिम वस्तुएं का भी ध्यान रखिएगा। बाकी हम बात करें अगला, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? किसी देश के भीतर एक वित्तीय वर्ष में जो भी उत्पादित अंतिम वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, क्या होता है? मौद्रिक मूल्य, वही हमारा जीडीपी कहलाता है। जीडीपी को ही हम कहाँ शामिल करते हैं? अपने राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में बिल्कुल शुद्ध बातों को इंक्लूड किया जाता है। एनएनपीएफसी, जो मैंने बोला था एनएनपीएफसी, जैसे हम बात करें एनएनपीएफसी की, तो यहाँ पे एनएनपीएफसी का मतलब ये है नेट। नेट का मतलब होता है शुद्ध। नेट नेशनल प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर का मतलब होता है यहाँ पे लागत से। परंतु आप इतना डीप मत जाइएगा, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा जीडीपी क्या होती है। किसी भी देश के भीतर एक वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुएं या सेवाएं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, वही हमारा जीडीपी कहलाता है। इसके अलावा अंतिम है इस क्लास का, उसमें देखें उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? प्राथमिक का क्यों नहीं, द्वितीयक का क्यों नहीं, तृतीयक का ही क्यों चल रहा है? तो भारत में विगत दशकों से हम देखें तो तृतीय क्षेत्र का योगदान निरंतर क्या है? बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार में भी वृद्धि हुई है। कहाँ पर? रोजगार में भी वृद्धि हुई है। जीडीपी में भी इस क्षेत्र के योगदान में भी निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। जैसे हम देखें 1970-71 के आसपास जो जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान था 33%, जो 2010-11 में बढ़कर कितना हो गया? 58%। तृतीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? अपना सेवा सेक्टर, सेवा क्षेत्र। तो उत्पादन की दृष्टि से देखें तो तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखता है। तो ये तमाम बातें थी आज की इस क्लास की, वो थी अपनी विकास से संबंधित। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी मैंने इस क्लास के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है या जो भी समझाया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम 1 बाय 1 एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे आगे क्लास में, और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम डायरेक्ट लाइव भी आके आपको पढ़ाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, आप एक बार दोबारा इस क्लास को ज़रूर देखना, ताकि कोई भी डाउट आपको हुआ हो वो आपका क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवगत ज़रूर कराएं कि ये हमें समस्या आ रही है, उसको हम समाधान करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।